स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिस्ट्री के अपने सेकंड चैप्टर में। आखेड़ खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अपने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की तरह ही हमारा सेकंड चैप्टर भी एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी के साथ शुरू होता है। तुषार दिल्ली से चेन्नई यात्रा कर रहा है, एक बालक है, और उसकी यात्रा का जो साधन है वो रेलवे है, ट्रेन से यात्रा कर रहा है वो। और इस क्रम में उसे पता चलता है कि जो ये ट्रेन की यात्रा है ये महज 150 साल पहले ही शुरू हुई है, यानी उसके पहले ट्रेनें नहीं हुआ करती थीं। इस बालक के मन में प्रश्न आता है कि इसके पहले के जो लोग थे वो किस प्रकार यात्राएं करते थे, वो किस प्रकार से लंबी लंबी दूरियां तय करते थे। क्या वो एक जगह पर रह करके अपना सारा जीवन बिता देते थे? इस प्रकार के कई सारे प्रश्न उसके मस्तिष्क में आते हैं। इसका प्रश्न नहीं है, क्योंकि पुराने समय में भी लोग यात्राएं करते थे, एक से दूसरे स्थान पर जाते थे, ऐसा आप भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के बाद और आगे बढ़ कर के। हमें ये पता है कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ पर पुराने दौर में लगभग 20 लाख साल पहले से लोग रहा करते थे। ऐसा हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। और इस दौर में जो लोग थे, स्वाभाविक तौर पर वो आजकल के लोगों जैसे नहीं थे। उनके खान पान का तरीका, उनके रहने का ढंग बिल्कुल अलग था। हम उन्हें हंटर्स और फूड गैदरर्स कहते हैं, यानी आखेटक और खाद्य संग्रह, इस नाम से हम उन्हें पुकारते हैं, क्योंकि उस दौर में जो मनुष्य थे वो जानवरों से थोड़े बेहतर थे, मस्तिष्क इस्तेमाल करते थे, थोड़े फुर्तीले थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो जीवन था वो जानवरों से बहुत अलग नहीं था। अपने भोजन की आपूर्ति के लिए, अपने उदर पूर्ति के लिए वो शिकार किया करते थे जंगली जानवरों का, और इसके अतिरिक्त बहुत तरह के जो कंदमूल फल वगैरह थे उनको भी इकट्ठा करते थे अपने खान पान के लिए। इसलिए भोजन इकट्ठा करने की वजह से उन्हें फूड गैदरर्स, खाद्य संग्राहक, और शिकार करने की वजह से हम उन्हें हंटर्स या फिर आखेटक कह सकते हैं। और ऐसे जो लोग थे वो एक से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते ही थे। जब हम आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि ऐसे 4 बड़े कारण थे जिनकी वजह से ये जो लोग थे एक से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। इन कारणों को हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल संक्षेप में अगर समझना चाहें तो हम उन्हें आंग्ल भाषा के शब्दों से, अंग्रेजी के शब्दों से उन्हें उनकी पहचान कर सकते हैं। 4 अलग अलग वर्ड्स, 4 अलग अलग अल्फ़ाबेट्स और उनका अलग मीनिंग, और इसके साथ हमें ये चारों कारण स्पष्ट हो जाते हैं, L, M, W एंड W। इन 4 कारणों की चर्चा आपकी पुस्तक में है। ये वो कारण हैं जिनके साथ पुराने दौर के मनुष्यों का जो मूवमेंट था, जो भ्रमण था, वो स्पष्ट हो जाता है। हम एक एक करके सभी की बात करते हैं। पहला जो L है, L इस्तेमाल किया गया है लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, यानी सीमित साधनों के लिए। जो संसाधन हैं वो बहुत कम मात्रा में हैं या किसी स्थान पर कम मात्रा में हैं। पहले कारण पर विचार करें। एक स्थान पर ये लोग लंबे समय तक इसलिए नहीं रह पाते थे क्योंकि उनके आसपास जो भोजन उनको उपलब्ध था, चाहे वो कंदमूल फलों के रूप में हो या वहाँ पर रहने वाले जानवरों के रूप में हो, उसको इस्तेमाल करते करते वो समाप्त हो जाते थे। तो ऐसे लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, सीमित साधनों की वजह से उन्हें एक से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पड़ता था। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। ये पहला कारण है। हम दूसरे कारण की बात करें। दूसरा कारण M है। M यानी मूवमेंट, गतिशीलता। ये जो लोग थे ये शिकारी थे। जिन जानवरों का वो शिकार करते थे वो जानवर एक से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे, और उन जानवरों का पीछा करने की वजह से ये जो लोग थे, शुरुआती दौर के जो इंसान थे जो हमारी इस उपमहाद्वीप की धरती पर रहते थे, ये भी उन जानवरों का पीछा करते थे। उनके मूवमेंट के साथ इन लोगों का भी मूवमेंट हुआ करता था। तो ये दूसरा कारण है भ्रमण का। फिर हम बात करते हैं बाकी बचे वाले 2 और अल्फ़ाबेट की, क्योंकि हमने देख रखा है यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट थे, L, M, W एंड W। हमने इन 2 की चर्चा कर ली है, यानी लिमिटेड रिसोर्स और मूवमेंट के बाद 2 और W बचे हैं। फर्स्ट W इज़ फॉर चेंजिंग वेदर।
जो मौसम था वो लगातार बदल रहा था। इतने पुराने समय में बाद में जैसे जैसे समय बीतता चला गया मौसम लगातार बदलता गया, और मौसमों के बदलने की वजह से कई बार अपनी सुरक्षा के लिए ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं या बर्फ़बारी हो रही है, तो उनसे बचने के लिए मनुष्य एक से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। और साथ ही साथ जो कंदमूल फल पौधे जो वो इस्तेमाल करते थे वो भी अलग अलग सीज़न में उगा करते हैं। इसलिए सीज़न बाय सीज़न या मौसम के अनुसार इन मनुष्यों का, इस शुरुआती दौर के लोगों का भ्रमण भी हुआ करता था। यानी ये जो वेदर फैक्टर है ये भी बड़ा प्रभावी कारक था इनके मूवमेंट का। इसके बाद दूसरे डब्ल्यू की बात करें, जो दूसरा डब्ल्यू है वो इसका चौथा कारण है। चौथा कारण है वाटर। लास्ट अल्फ़ाबेट डब्ल्यू इज़ वाटर, यानी जल। पीने का जो पानी है ये बहुत बड़ा कारण है लोगों के मूवमेंट होने या नहीं होने का। बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जिनमें साल भर पानी उपलब्ध रहता है, पेरेनियल रिवर्स कही जाती हैं, सदाबहानी। और ऐसी नदियों के आसपास रहने वाले जो लोग थे उनको मूवमेंट की आवश्यकता ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि उनके पानी की आपूर्ति साल भर बनी रहती थी। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो ज़्यादा संख्या में हैं, जो सीजनल रिवर हुआ करती हैं, मौसमी नदियाँ होती हैं, और विशेष मौसम में जबकि बारिश का सीज़न हो तो इनमें पानी उपलब्ध होता है, और बाकी सीज़न में इनमें पानी नहीं रहता या कम मात्रा में हो जाती है। और इस कारण से पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस दौर में, पुराने दौर के जो मनुष्य थे वो एक से दूसरे स्थान पर पानी के लिए भी मूवमेंट करते थे। तो इस प्रकार से इन 4 कारणों की पहचान की गई है जिसकी वजह से पुराने दौर का जो इंसान था वो एक से दूसरे स्थान पर आवागमन करता था, कम या ज़्यादा मात्रा में। हमने बात की लिमिटेड रिसोर्सेज की, दैट वाज द फर्स्ट रीज़न। दूसरी बात की हमने मूवमेंट्स की, जो जानवर शिकार किए जाते थे उनके मूवमेंट के साथ इंसानों का भी मूवमेंट होता था। थर्ड हमने बात की चेंजिंग वेदर की, डब्ल्यू। और लास्ट हमने बात की वाटर यानी जल की। इसके बाद हम बात करते हैं इतने पुराने दौर के समय के जो लोग थे उनके बारे में हमें जानकारियाँ कैसे मिलती हैं। इनकी जानकारी का जो सोर्स है वो आर्कियोलॉजिस्ट हमें देते हैं, यानी पुरातत्वविद जो पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। ज़मीन की खुदाई से प्राप्त होने वाली जो चीज़ें हैं वो एक तरह की जानकारी मुहैया कराने वाली वस्तु बन जाती हैं। जब हम खुदाई में प्राप्त चीज़ों को देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे औजार, बहुत सारे ऐसे यंत्र दिखाई देते हैं जो इस्तेमाल किए जाते थे पुराने दौर के लोगों के ज़रिए, जो पत्थरों से, लकड़ियों से या हड्डियों से बने होते थे। इनमें लकड़ियों और हड्डियों के बने हुए जो औजार थे वो तो स्वाभाविक है कि वो क्योंकि वनस्पति का हिस्सा हैं या जंतुओं के शरीर का हिस्सा हैं, इसीलिए वो समय बीतने के साथ हज़ारों सालों में धीरे धीरे समाप्त हो गए। लेकिन पत्थरों के जो औजार थे अलग अलग प्रकार के, वो आज के समय में भी जब ज़मीन की खुदाई होती है या अलग अलग जगहों पर जब की गई तो ऐसे अवशेष मिले। और इन अवशेषों के बारे में अध्ययन करके हमारे पुरातत्वविद, हमारे इतिहासकार हमें उस दौर के बारे में जानकारियाँ दे पाते हैं कि उस समय में जो लोग थे वो किस प्रकार रह रहे थे, किस प्रकार उनका जीवन चलता था। जब हम उन औजारों को देखते हैं जो हमें ज़मीन की खुदाई से मिले हैं तो वो बहुत अलग अलग तरह के हैं। इनमें कुछ औजार इस तरह के हैं जिससे आप अनुमान कर सकते हैं कि कोई कंदमूल फल निकालने के लिए जड़ें खोदने का कोई जो यंत्र होगा वो कुछ इस तरह का दिखता होगा। इसके अतिरिक्त जानवरों की खाल जिसे वस्त्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसके लिए भी, इसको सिलने के लिए ख़ास तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया गया होगा, अलग तरह के शेप दे करके उसको। इसके अलावा भाले और बाण बनाने के लिए, यानी कि बहुत तरह के जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था भोजन के लिए, सुरक्षा के लिए, तो उनके लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। ये जो पत्थरों के उपयोग वाला ये समय था, क्योंकि पत्थर बड़े पैमाने पर जीवन का हिस्सा बन गए थे, अलग अलग जगहों पर औजार के रूप में, यंत्रों के रूप में मनुष्य इनका इस्तेमाल कर रहा था, साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए इस पूरे दौर को हम स्टोन एज या पाषाण युग भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में उन स्थानों की जहाँ पर ये इस प्रकार के लोग रहते थे और अपने यंत्रों का इस्तेमाल करते थे, अपना जीवन जीते थे। इन स्थानों की पहचान करने के लिए जब हम अपने इस पेज पर आते हैं तो हमें बहुत सारे स्थान दिखाई देते हैं जो अलग अलग सिंबल्स से दिखाए गए हैं। ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, इस तरह के चिन्ह इस्तेमाल किए गए हैं। अलग अलग रंगों के भी चिन्ह हैं जिनमें अलग अलग कालों की बात लिखी है, यानी डिफरेंट पीरियड्स की बात लिखी है। इनमें पैलियोलिथिक साइट्स भी हैं, इनमें नियोलिथिक साइट्स भी हैं, इनमें मेसोलिथिक साइट्स भी हैं। तो पहले हम ये जान लें कि
पुराने दौर का या इस पाषाण युग का, पत्थरों वाली स्टोन एज का जो वर्गीकरण है, अलग अलग जो उनका नामकरण है, ये किस प्रकार है, इसको कैसे पढ़ा जाता है। फिर हम बात करेंगे अपनी उन साइट्स की जिन जगहों पर इस प्रकार की गतिविधियाँ उस दौर में होती थी। नेक्स्ट पेज में हमें इसकी जानकारी मिल जाती है, जहाँ पर हम डेट्स की और इनके नामकरण की बात करते हैं। ये जो पूरा दौर है जिसमें स्टोन का बड़ा इस्तेमाल था, स्टोन एज जिसे हम कह सकते हैं, ये मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बटा है। इस पूरी स्टोन एज को हम 3 बड़े भागों में बांट सकते हैं। जो पहला हिस्सा है उसे नाम दिया गया पैलियोलिथिक। दूसरा जो हिस्सा है इसे नाम दिया गया मेसोलिथिक। और सबसे बाद वाला जो हिस्सा है उसे नाम दिया गया नियोलिथिक। हम फिर से बात करें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक की। ये वो 3 अलग अलग काल हैं जिसमें स्टोन एज को बांटा गया। यहाँ पर पैलियोलिथिक जो शब्द है, इसमें पैलियो का मतलब है पुराना और लिथिक यानी लिथिक शब्द बना है लिथोस से, मतलब पत्थर, यानी पत्थरों का इस्तेमाल जब पुराने दौर में किया गया तो उस दौर को पैलियोलिथिक कहा गया। ये पैलियोलिथिक पीरियड भी, क्योंकि ये इस पूरे स्टोन एज का लगभग 99% भाग कवर करता है, इसको भी बाद में सुविधा के लिए 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसको अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक, इस तरीके से 3 अलग अलग भागों में इसको बांटा गया। जब हम इनके समय की बात करते हैं कि ये जो तीनों काल हैं और पैलियोलिथिक के भी तीनों हिस्से, तो इनका समय कब कब रहा है, हमने जैसे कि पहले ही बात की कि इंसानों का शुरुआत यहाँ पर हमें 20 लाख साल पहले दिखाई देता है। तो 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल पहले का जो समय है, पुराना समय, उस पूरे दौर को नाम दिया गया पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल। बाद में इसके भी 3 हिस्से किए गए, अपर यानी आरंभिक, मिडिल यानी मध्य और लोअर यानी उत्तर। उत्तर पूरा पाषाण काल, आरंभिक पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल। अपर, मिडिल एंड लोअर पैलियोलिथिक पीरियड्स, एंड दिस इज कवर 99% ऑफ टोटल स्टोन एज। और इसका समय हमने पढ़ा कि ये 20 लाख साल पहले से शुरू करके 12,000 साल पहले तक का दौर था। फिर बात आती है 12,000 साल से शुरू करके 10,000 साल पहले तक का जो समय है, उसको नाम दिया गया मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल। और इसका अंतर हम इस बात से कर पाते हैं कि इस समय जो बनाए गए औजार थे, जो हड्डियों से या लकड़ियों से या पत्थरों से बनाए जा रहे थे, उनमें थोड़ा पैनापन आ गया था, थोड़ा उनका सुधरा हुआ रूप हमें दिखाई देता है, यानी इंसान पहले से ज़्यादा समझदार हो गया था और वो हल्के और ख़ास किस्म के साइज़ के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, जो उसकी बढ़ती हुई बुद्धि को भी दिखाता था। मेसोलिथिक पीरियड के बाद सबसे बाद का दौर 10,000 साल पहले से शुरू होता है और उसको नाम दिया गया नियोलिथिक या नवपाषाण काल। इसमें स्वाभाविक तौर पर सुधार और पहले से ज़्यादा था। अब हम वापस चलते हैं अपने उस मैप पर जहाँ पर हमें इन जगहों की पहचान करनी है। ट्रायंगल से, रेड कलर के त्रिभुज से ये दिखाया गया है कि उन स्थानों को हम मैप पर देख सकते हैं जहाँ पर पूरा पाषाण या पैलियोलिथिक साइट्स थीं। साइट्स हम उन जगहों को कहते हैं जहाँ से हमें इस तरह के अवशेष ज़मीन की खुदाई से मिलते हैं, चाहे वो हथियार हों, चाहे वो बहुत तरह के और अवशेष हों, बर्तन या हड्डियों के अवशेष, जिससे हम जान सकें कि उस दौर में यहाँ पर लोग रहते थे। भीमबेटका, हुसगी और कुरनुल की गुफाएं ये पैलियोलिथिक साइट्स के रूप में हमें दिखती हैं। बाद में इनकी और आगे भी चर्चा मिलती है। इसी तरीके से नियोलिथिक पीरियड के भी बहुत सारे प्लेसेस हमें दिखाई देते हैं, हल्लूर, पैमपल्ली, बुरझाऊं, मेहरगढ़, और साथ ही साथ जो महापाषाणिक जो काल है, जो मेसोलिथिक पीरियड है, उसके भी 2-4 प्लेसेस हमें अपने इंडिया के मैप पर दिखाई देते हैं। कुछ आरंभिक गांवों को और कुछ बाद के नगरों को भी इसमें दिखाया गया, जिससे आप इनकी लोकेशन को समझ पाएँ। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 उन जगहों की जिनकी हमें आवश्यकता है पैलियोलिथिक हिस्ट्री को समझने के लिए। सबसे पहले बात आती है भीमबेटका की। भीमबेटका मध्य भारत का एक स्थान है, स्पष्ट तौर पर हम इसे देख सकते हैं, ट्रायंगल के जरिए दिखाया गया है। भीमबेटका आजकल मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गुफाएं मिली हैं जिनमें लोगों के बनाए हुए चित्र हैं और बड़े अनगढ़ से चित्र हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं।
ये गुफाएं नर्मदा की घाटी के पास में हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये लाखों साल पहले बनाई गई हैं। इनमें जो ये चित्रकारी की गई है वो लाखों साल पुरानी है। और इस समय का जो मनुष्य था वो रहने के लिए, क्योंकि वो आवास या घर तो बनाता नहीं था, तो अपने आप को धूप, बारिश और जैसी आपदाओं से बचाने के लिए वो तमाम गुफाओं में शरण ले लेता था, उनको ही अपना घर बना लेता था। और वहाँ रहने के दौरान उसको जितनी समझ थी, अपनी समझ के अनुरूप वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को चित्रों में दिखाता था। ऐसा ही एक रॉक पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है, एक शैल चित्र यहाँ पर दिखता है जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी बना हुआ है। देखने से क्लियर हो जाता है कि एक मनुष्य है जो एक जानवर का शिकार कर रहा है और इसको बड़े अच्छे ढंग से दिखाया गया है। ये देखने से ये लाखों साल पुरानी ये रॉक पिक्चर है, ये शैल चित्र है, लेकिन हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस चित्र में क्या दिखाया गया है, क्या दिखाना चाहता है इसको बनाने वाला। हमने साइट्स की बात कर ली और हमने जो काल थे, जो पूरा स्टोन एज है, हमने उसका वर्गीकरण भी कर लिया कि किस प्रकार हम उनको अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग समय में उनको पहचान किस प्रकार करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आग की खोज। आग की जो खोज है ये मनुष्य ने बहुत पहले ही कर ली। इसके बारे में, इसके जो गुण हैं, इसके जो इससे बचने के बारे में, इन सब विषयों में मनुष्य ने काफ़ी पहले ही जानकारी प्राप्त कर ली थी। भोजन पकाने के लिए, रोशनी करने के लिए और हिंसक जानवरों से बचने के लिए ये जो आग है ये बहुत बड़ा साधन थी। आग की खोज के बारे में जो हम अवशेष पाते हैं उसको हम अपने दूसरे इसी मैप में दूसरी प्लेस से देखें। यहाँ पर एक स्थान कुरनूल की गुफाओं की चर्चा है। कुरनूल गुफाओं को हम इंडिया के मैप पर देखें। कुरनूल गुफाएं यहाँ दक्षिण भारत में स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये भी एक रेड ट्रायंगल से दिखाया गया, यानी ये भी एक पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। एक ऐसी साइट है जो कि पैलियोलिथिक पीरियड से जुड़ी हुई है। हम आग की खोज की बात कर रहे थे। कुरनूल की गुफाएं हमने पहचान ली कहाँ हैं, और यहाँ पर शुरुआती दौर में लोगों ने आग को जलाना सीख लिया था। मैंने जैसा कहा कि ये रोशनी के लिए, मांस को भून करके खाने के लिए और हिंसक जानवरों से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो इसके अवशेष हमें मिले हैं कुरनूल की गुफाओं से। कुरनूल की गुफाओं में हमें जले हुए अनाज मिले हैं, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि इस दौर में जो लोग थे वो अनाज का इस्तेमाल जला करके यानी पका करके उन्हें खाया करते थे। उससे कुछ अवशेष हमें मिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बदलती हुई जलवायु की, यानी जो चेंजिंग क्लाइमेट था। एक बहुत लंबा समय है ये, 20 लाख साल से आज तक का दौर, यानी लगभग 20 लाख साल का जो समय है बहुत लंबा समय होता है। और ऐसे समय में जलवायु में परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुए हैं। विशेष करके हम बात करें लगभग 12,000 साल पहले की जो दुनिया थी वो आज की दुनिया से काफ़ी अलग थी, और उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा ऐसा था जिस पर लगातार बर्फ़ जमा रहती थी। एक तरह का आइस एज या हिमयुग था। और 12,000 साल बाद, यानी आज से लगभग 12,000 साल पहले से ये बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना शुरू हुई। थोड़ा सा जो हिमयुग का दौर था वो बीतने लगा, गर्मियाँ बढ़ने लगी, और बर्फ़ के पिघलने की वजह से बहुत सारी ज़मीन जो है वो खाली हो गई। घास के मैदान, वहाँ घास उगने लगी, घास के बड़े बड़े मैदान दिखाई देने लगे। और ऐसे घास के मैदानों पर चरने वाले बहुत सारे जानवर, हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी जैसे जो जानवर हैं वो बड़े पैमाने पर वहाँ पनपने लगे, क्योंकि खाने पीने का सामान ज़्यादा उपलब्ध था, घास ज़्यादा मात्रा में थी, इसलिए जानवरों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ने लगी। और ऐसे जानवरों को जिनका शिकार उस दौर का इंसान किया करता था, इनके पीछे पीछे नए घास के मैदानों तक भी पहुँच गया। ये जो मनुष्य था इसने जानवरों का शिकार करते करते जानवरों के बारे में अच्छी खासी जानकारियाँ ले ली थी, उनको समझ लिया था। इसलिए उनके दिमाग में ये बात भी आई कि क्यों नहीं इन जानवरों को पाला जाए, इनमें से कुछ को तो पाला जाए जिनसे उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यहीं पर बात आती है खेती और पशुपालन की। खेती जहाँ पर आप पौधे को पालतू बनाते हैं, यानी पौधे को अपने अनुरूप उगाते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुरूप उगाते हैं, और पशुपालन जिनमें किसी जानवर को अपनी आवश्यकता अनुरूप अपने पास रखते हैं, उसका उपयोग करते हैं। हमारा जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर ही बहुत सारी जो अनाज की फसलें हैं वो खुद से नेचुरल वे में उगा करती थी। लेकिन हम जानते हैं कि खेती हम अपनी इच्छा के अनुरूप करते हैं, एक ही किस्म की फसल लगाते हैं, अपनी इच्छा की फसल लगाते हैं। इसलिए जो खेती या कृषि है वो पूरी तरीके से इंसान का किया हुआ काम है। प्राकृतिक तौर पर जो उगता है पौधा, ये उस दौर में भी
जो अनाज के पौधे थे वो उगा करते थे, लेकिन उनकी पहचान की गई कि कौन से पौधे ऐसे हैं जिनसे हमारी भोजन की आपूर्ति हो सकती है। जब हम खेती का इतिहास पढ़ते हैं तो खेती के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का माना जाता है। यानी कृषि की शुरुआत करने का काम, पौधों को पालतू बनाने का काम महिलाओं ने ही किया था, क्योंकि इसके पहले का जो मनुष्य है उसमें पुरुषों की मोबिलिटी या पुरुषों का जो गतिशीलता थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। महिलाएं क्योंकि बच्चों को भी कैरी करती थी, इसलिए उनमें मूवमेंट थोड़ी कम थी। चाहे जानवरों का शिकार करना हो या भोजन का संग्रह करना हो, पुरुष ज़्यादा सक्रिय रूप से गतिशील थे और महिलाएं एक स्थान पर कुछ समय अवश्य बिताती थी बच्चों के कारण। और जब किसी व्यक्ति को एक जगह पर थोड़ा समय बिताने का अवसर मिलेगा तो वो अपने आसपास की चीज़ों पर भी ध्यान देगा, उस पर विचार करेगा। और महिलाओं ने अपने आसपास की चीज़ों की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि जो अनाज वो खाते हैं उनके बचे हुए अवशेषों के साथ, जो फल वो खाते हैं उनके बचे हुए अवशेषों के साथ, गुठलियों के साथ, उनके बीजों के साथ दोबारा से पौधे निकल आते हैं और उन पौधों में बिल्कुल वैसे ही फल या फलियां आती हैं जैसे साधन का इस्तेमाल वो अपने भोजन के तौर पर करते हैं। महिलाओं ने ऑब्जर्व किया कि ये पौधे उगाए जा सकते हैं और यही बिल्कुल शुरुआती दौर की किसानी थी, बिल्कुल शुरुआती दौर की खेती थी। इस प्रकार महिलाओं को ये योगदान दिया जाता है, महिलाओं का योगदान माना जाता है कि खेती की शुरुआत उन्होंने की। पौधों को पालतू बना लेने के साथ ही साथ मनुष्यों के दिमाग में ये भी आया कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो थोड़े कम हिंसक हैं, जिनको अगर हम पालतू बना लें तो उनसे हमारा बड़ा हित हो सकता है, बड़ा वो हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे जानवरों को मनुष्य ने बाद में पालतू बनाया भी। भेड़, बकरी, सूअर, गाय, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनको पालतू बनाया गया। लेकिन मानवीय सभ्यता में, मानवीय इतिहास में जो सबसे पहला जानवर था जिसे हमने अपना पेट बनाया, अपना पालतू जानवर बनाया, वो था कुत्ता या डॉग। बल्कि उसका पूर्वज था जो जंगलों में रहा करता था, किसी भेड़िए जैसा जीव, जिसको हमने पालतू बनाया। इस बारे में पिछले साल 2019 में एक हॉलीवुड मूवी आई थी, अल्फा। वैसे तो इस पूरी फिल्म में कहीं भी एक सिंगल डायलॉग नहीं है, कहीं भी कोई संवाद नहीं है पात्रों के बीच में, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से केवल हाव भाव के जरिए दिखाया गया है कि एक मनुष्य है जो उस दौर में रह रहा है, इसी जिस दौर की हम बातचीत कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बड़े पैमाने पर बर्फ़ जमा है और मनुष्य किस तरीके से एक जानवर को पहली बार पालतू बनाता है। इस फिल्म में यही कहानी दिखाई गई है। हालांकि कोई डायलॉग नहीं है, आपको देख करके केवल पात्रों की जो भाव भंगिमाएँ हैं, यानी एक्टर्स की केवल एक्टिंग देख करके विदाउट डायलॉग आपको वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो कुत्ता है वो सबसे पहला जंगली जानवर था जिसको मनुष्य ने पालतू बनाया। बाद में बहुत सारे और जानवर भी इंसान ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पालतू बनाए। इनमें ध्यान इस बात का अवश्य रखा जाता था क्योंकि ये जो जानवर थे ये घास खाने वाले जानवर ज़्यादा थे, झुंड में रहते थे, ये मनुष्यों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहे थे। और साथ ही साथ ये बहुत सारे जानवरों का जो संख्या था ये सुरक्षा भी प्रदान करता था। तो ये जो खेती और पशुपालन की गतिविधियां हैं, यानी पौधों और पशुओं को पालतू बनाने की जो प्रक्रिया है जिसको डोमेस्टिकेशन कहा गया, ये डोमेस्टिकेशन करते समय भी काफ़ी कुछ बातें ध्यान में रखी जाती थी कि किस प्रकार के पौधे को हमें पालतू बनाना है, किस प्रकार का जो पौधा है वो अच्छा किस्म का एक वृक्ष बनेगा या उससे हमें बेहतर ढंग का अनाज मिल पाएगा। बड़े दाने वाले अनाज को ढूंढा जाता था, पहचान की जाती थी। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण बचे रह जाएं। अच्छे किस्म का जौ है, अच्छे किस्म का गेहूं है तो उसके बीज को बचा लिया जाता था ताकि भविष्य में फिर जब उन्हें बोया जाए तो उसी तरीके से अच्छे किस्म का ही गेहूं या दूसरे अनाज उनको मिलें। यानी जो एक खेती बाड़ी है इसमें भी कौशल या स्किल की शुरुआत हो गई थी कि केवल किसी भी प्रकार के अनाज को लगा देना ऐसा नहीं था, उसमें से भी जो बेस्ट था उस बेस्ट को चुनना इस दौर में शुरू हो गया था। जैसे पौधों के मामले में या बीजों के मामले में चुनाव किया जा रहा था, बेहतर का चुनाव किया जा रहा था, वैसे ही जानवरों के मामले में भी ये चुनाव किया गया कि ऐसे जानवर जो अहिंसक हों, खास करके यानी बहुत खतरनाक नहीं हों, अपने आसपास पाले जा सकते हों, ऐसे जानवरों को ही पालतू बनाया गया। इसका एक एग्जाम्पल इस दिए गए चित्र में ही दिख रहा है हमें। ये दो अलग अलग दांत हैं, इनमें एक दांत जो है वो जंगली सूअर का है और दूसरा पालतू सूअर का है। बोर और पिग के दांत ये दिखाई दे रहे हैं। देखने से स्पष्ट है ये जो बड़ा दांत है ये बोर का है, यानी जंगली सूअर का है। और स्वाभाविक तौर पर इतने बड़े दांत वाला जो जानवर है वो हमारे लिए हिंसक है, खतरनाक हो सकता है।
छोटे दांतों वाला ये जो जानवर है जो हमें कम नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे जानवरों को पालने की शुरुआत की गई। तो हमने देखा कि डोमेस्टिकेशन, विशेष करके जो ये मेसोलिथिक पीरियड था, 12,000 साल पहले वाला जो दौर था, जिसमें क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गए थे, बड़े पैमाने पर जो आइस थी वो पिघलने लगी थी, हिमयुग बीत रहा था, ऐसे समय में हमने पौधों और जानवरों दोनों को पालतू बनाने का काम शुरू किया, डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। हम बात अनाज की कर रहे थे। अनाज एक बहुत उपयोगी वस्तु के तौर पर उस दौर के लोगों को दिखने लगा था, क्योंकि ये बीज के तौर पर इस्तेमाल हो सकता था, बाद में अपने इच्छा के पौधे लगाने के लिए और उससे फसलें लेने के लिए, खाने वाले सामान के तौर पर, एक खाद्य पदार्थ के तौर पर, एज फूड वो आप देख सकते हैं। गिफ्ट के तौर पर भी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत प्रसन्न है, उसको कुछ देना चाहता है, तो वहाँ पर भी एक वस्तु के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ भविष्य के लिए अलग अलग किस्म के जो मौसम हैं जिनमें बहुत समस्याएं होती हैं, बारिश का मौसम है, आपदाओं का समय है, ऐसे समय में अनाज को बचा के रखे जाने की ज़रूरत थी ताकि वो भविष्य में इस्तेमाल की जा सकें। तो स्टोरेज के लिए भी, यानी स्टोरेज के लिए, गिफ्ट के लिए, एज फूड रिसोर्स और सीड्स के तौर पर अनाज का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर हम देखते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है अनाज को लगाने की, ये बहुत लंबा समय लेती है, क्योंकि फसलों के पकने में, पौधों की सिंचाई करने में, खरपतवार हटाने में, जानवरों से उनकी सुरक्षा करने में बहुत सारे काम हैं। यानी जो ये कृषि का जो कार्य है तो बहुत लेंदी काम है, लगातार लगे रहने वाला काम है, और इसीलिए इनके लिए बीजों की भी आवश्यकता पड़ती है और बीजों को बचा करके रखा जाता था। अब प्रश्न है, रखा अगर उन्हें जाएगा तो रखने के लिए आपको पात्रों की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए गए, ऐसी टोकरियाँ बुनी गई, ज़मीनों में गड्ढे खोदे गए ताकि गड्ढों में जो अनाज है उसको स्टोर किया जा सके, उसे रखा जा सके। पौधों के बाद, अनाज के बाद हम बात करते हैं जानवरों की। जानवर जो कि पाले जाने शुरू हो गए थे, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये था कि ये जानवर दूध, मांस, अपनी खाल, हर तरीके से इंसान के लिए फ़ायदेमंद तो थे ही, साथ ही साथ जब ये प्रजनन करते थे, अपनी संख्या को बढ़ाते थे, तो मनुष्य के पास अपने आप से उसका ये जो रिसोर्स था खुद ब खुद बढ़ जाता था, अपने आप से उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं थी। पशुपालन ने भोजन में भंडारण का एक दूसरा तरीका दे दिया, यानी जीता जागता जो जानवर है वो अपने आप से अपने बच्चों के रूप में स्टोरेज करके वो बहुत सारी एनर्जी को सामने से ही मनुष्यों को दे दिया करता था। यानी ये जानवर जो थे बड़े फ़ायदेमंद थे, ये चलते फिरते खाने वाले स्टोरेज के तौर पर थे। तो स्वाभाविक तौर पर ये दोनों बातें अच्छी थी उस दौर के इंसान के लिए। उस दौर में जो सभ्य बन रहा इंसान था, लगातार विकसित हो रहा इंसान था, उसके लिए बड़ी अच्छी बातें थी। शुरुआती दौर के जो किसान थे या पशुपालक थे, जब हम उनके बारे में देखते हैं कि वो किस प्रकार गतिविधियां कर रहे थे, किस प्रकार वो अपनी चीज़ों को क्रियान्वित करते थे, तो इसके लिए भी हमें वापस से अपने मानचित्र पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ और स्पॉट्स दिखाए गए हैं, कुछ और जगहें दिखाई गई हैं जिनमें कुछ अलग किस्म के जो क्रियाकलाप थे वो हमें मिलते हैं। यहाँ पर दिखाए गए बहुत सारे प्लेस ऐसे हैं जो ब्लू कलर के रेक्टेंगल से दिखाए गए हैं, यानी कि नीले वर्ग के रेक्टेंगल या स्क्वायर के जरिए दिखाए गए हैं। नियोलिथिक साइट्स हैं, इसमें मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है, चिरान, कोलिडवा, हल्लूर, पैमपल्ली, बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं। ये वो सारे स्थान हैं जहाँ पर नियोलिथिक पीरियड में, नवपाषाण काल में अवशेष हमें मिलते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं। ये जो स्थान है अधिकांश करके हमारे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आजकल के कश्मीर में और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। देखिए अभी हमने बात की, चाहे वो पश्चिमोत्तर हिस्सा था मेहरगढ़ के रूप में, कश्मीर में बुर्जहोम के रूप में, या फिर दक्षिण भारत में पैमपल्ली और हल्लूर के रूप में। इन सभी जगहों पर एक खास बात ये मिली कि यहाँ पर जले हुए अनाज मिले हैं अवशेषों में। जो अनाज जल गया है वो अवशेष के तौर पर काफ़ी समय के बाद भी ज़मीन की खुदाई में सुरक्षित मिल जाता है। अगर वो अवशेष जला हुआ नहीं हो तो अनाज अपने आप से सड़ के गल के समाप्त हो जाता है, लेकिन जल जाने की वजह से उसकी जो बचे रहने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और वो बाद में हज़ारों साल के बाद भी ज़मीन की खुदाई से हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये जो स्थान बताए गए कश्मीर वाले हिस्से में या हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, या दक्षिणी और पूर्वी भारत में भी, ये जले हुए अनाज के अवशेष बताते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो आग के उपयोग से परिचित थे, आग का उपयोग करते थे, अनाज को शायद पका करके जला करके खाते थे।
मांस को जला कर खाते थे, क्योंकि आग का खोज होने का अर्थ है कि बहुत सारे उससे जुड़े हुए जो फ़ायदे हैं वो उस दौर के मनुष्यों को पता है। ये जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर बहुत सारे भागों में, क्योंकि सभी जगहों पर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, कहीं पर पानी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है, कहीं पर पानी थोड़ा कम है, अलग अलग जगहों की मिट्टी भी अलग अलग तरह की है, इसलिए बहुत सारी फसलें हमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। जो फसल उत्तर भारत में उगाई जाती थी, दक्षिण भारतीय साइट्स पर उस तरह के अवशेष हमें नहीं मिले, वहाँ पर अलग तरह के अनाज उगते थे। इसी तरीके से बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ भी ये बताती हैं कि सभी हिस्सों में भारत के अलग अलग किस्म के जानवर रह रहे थे और वहाँ पर रहने वाले लोग उनका उपयोग कर रहे थे। हमने खेती बाड़ी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से पौधों को और पशुओं को पालतू बना लेने से इंसान का जीवन धीरे धीरे थोड़ा सा ठहराव वाला हो गया, उसकी मोबिलिटी थोड़ी कम हो गई। ऐसे ठहराव वाली जगहों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लोगों ने अपने रहने के लिए कुछ आवास बनाए होंगे, कुछ घर बनाए होंगे। इनमें बड़ा एक अच्छा उदाहरण मिलता है कश्मीर के, आजकल वाला जो कश्मीर है उस पर, वहाँ पर एक साइट है बुर्जहोम नाम की, आप मानचित्र में से देख सकते हैं। इस बुर्जहोम में पिट हाउस बनाने का एक चलन था। पिट हाउस, इसका अर्थ है कि जो ऐसा रहने का आवास या ऐसा रहने का घर जो ज़मीन के अंदर खोद करके बनाया गया हो। इसमें लिखा भी है गड्ढे के नीचे घर बनता था, जिसको हिंदी में गर्तवास कहा जाता था। पिट हाउस इंग्लिश है और गर्तवास उसकी हिंदी है। जब वो आवास गड्ढे में गहराई में बनाया जाएगा तो उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होंगी। ऐसे अवशेष हमें वहाँ पर खुदाई में मिले हैं कश्मीर से, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर इस तरीके से ज़मीन के अंदर वाले घर भी बनाए गए थे। और इनको बनाने के पीछे कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि कश्मीर एक बहुत ठंडी जगह है, बहुत ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है। तो ठंड से बचने के लिए वहाँ के लोगों ने अपने आप को सरफेस के अंदर, ज़मीन के अंदर अपने आवास बनाए उन्होंने, ताकि वहाँ थोड़ी गर्मी मिले और वो जीवित रह सकें। ऐसी जगहों पर अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, यानी कि ये लोग खाना पका करके खाते थे, आग जलाते थे। और आग जलाने के लिए साइट्स को दोनों जगहों पर दिखता है, यानी कि पिट हाउस के अंदर भी, ज़मीन के अंदर भी मिलता है और बाहर के हिस्से में भी मिलता है। यानी जैसे जैसे मौसम का बदलाव होता था, जब बहुत ठंडक का सीज़न हो तब वो घर के अंदर, ज़मीन के अंदर जो पिट हाउस था वहाँ पर अपनी आग जलाते थे, अपने भोजन पकाते थे। और जब मौसम उनके अनुकूल हो, जब ठंडक बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो वो बाहर भी अपने चूल्हे को या बाहर भी इस तरीके के अपने भोजन पकाने की गतिविधि को अंजाम देते थे। ऐसे गर्तवास के चित्र भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। जब आप किसी भी गूगल पर या किसी और साइट पर आप जाके सर्च करें और पिट हाउसेस को देखें जो बुर्जहोम से मिले हैं, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा किस तरीके से ज़मीन के अंदर इस तरह के रहने के घर बनाए गए थे। इन सारी जगहों से भी हमें पत्थर के औजार मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये जो दौर था ये पूरा पाषाण काल से थोड़ा अलग था। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड से अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो मिले हुए औजार हैं पत्थर के, वो पहले की तुलना में ज़्यादा शार्प हैं, ज़्यादा बेहतर हैं, हल्के हैं। यानी कि इंसान का जो समझ है वो पहले से बढ़ चुका है। पत्थरों के ऐसे जो औजारों का अवशेष मिला है, केवल इनकी क्वालिटी देख करके हम अनुमान कर पाएंगे कि ये जो दौर था जहाँ का अवशेष हमें मिल रहा है, ये पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है या नियोलिथिक है। अब क्योंकि हमने ये बात कर ली है कि यहाँ मिले अवशेष बहुत अच्छे किस्म के हैं, बेहतर हैं, तो ये स्थान एक नियोलिथिक पीरियड का जगह माना जाता है। यहाँ पर ओखली और मूसल, ये आजकल इस्तेमाल किया जाने वाला एक, हम भी इसे इस्तेमाल करते हैं जब मसालों को पीसा जाता है, कूटा जाता है, तो इस प्रकार का जो यंत्र है पत्थरों के जरिए उस दौर में ही बना लिया गया था। ये समझने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से ये सारे उपकरण मनुष्य ने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। यहीं पर इन साइट से बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और बर्तनों पर बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाने की कोशिश भी की गई है। बर्तन, जैसा कि हम जानते हैं, पुराने पेजेस में, हमने अभी पीछे वाले पेजेस में भी पढ़ा कि इस तरह के बर्तनों का जो आविष्कार था या बर्तन बनाने का जो कारण था वो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था, स्टोरेज के लिए किया जाता था। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि बहुत सारे बर्तन जले हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है इन बर्तनों का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी किया जाता था। ऐसे खास किस्म के अनाज वाले पौधे, चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अलग अलग तरह की दालें, वो सब आहार का हिस्सा धीरे धीरे बन गई थी। लोगों ने जानवरों की खाल के अलावा
कपड़े बुनना भी शुरू कर दिया था। भारत में कपास उगता है, कॉटन एक बहुत कॉमन पौधा है, भारत की क्लाइमेटिक कंडीशन इसके अनुकूल है, और कपास के पौधे की मदद से धागे बना करके कपड़े बुनने का काम भी लोगों ने धीरे धीरे शुरू कर दिया। यानी सूती वस्त्र कहीं न कहीं धीरे धीरे चलन में आना शुरू हो गए थे। जब हम बात करते हैं अलग अलग जगहों की भारत के उपमहाद्वीप पर पूरे हिस्से में, तो हमें अलग अलग तरह के कई गतिविधियां दिखाई देती हैं। कहीं का मनुष्य शिकार कर रहा है, कहीं पर वो पशुपालन कर रहा है, कहीं का मनुष्य यहाँ से वहाँ तक मूवमेंट कर रहा है, यायावर जीवन जी रहा है, और कहीं का जो मनुष्य है वो खेती बाड़ी भी कर रहा है। लेकिन ऐसा एक झटके से नहीं हुआ। इस पूरी प्रक्रिया के होने में हजारों साल खर्च हुए। धीरे धीरे इंसान ने जानवर वाले स्वरूप को छोड़ करके एक सभ्य जीव के रूप में, एक सभ्य समाज के रूप में रहना शुरू किया। वो साथ में रहने लगा, उसने समाज बनाए, उसने ऐसी गतिविधियां की जिससे उसको स्थायित्व मिले, उसको स्टेबिलिटी मिले जीवन में। और इसमें मौसम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती चली गई, इंसान ने अपनी गतिविधियों में भी काफ़ी सारे बदलाव किए। एक और एग्जाम्पल मिलता है हमें मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ की जो साइट है वो ईरान बॉर्डर के करीब है। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर आजकल यहाँ पर पड़ेगा मेहरगढ़। लेकिन उस दौर में क्योंकि पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था, ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है, तो हम ये पाते हैं कि ये जो समय है, इस समय में मेहरगढ़ आजकल वाले ईरान और भारत की सीमा पर होगा। हमें यहाँ से भी कुछ अवशेष मिले हैं। यहाँ पर जो घरों के अवशेष मिले हैं ये कुछ इस तरीके के हैं, यानी देखने में पूरी तरीके से स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसे, यानी चतुर्भुज आकार के दिखाई देते हैं। एक समतल मैदानी इलाका है ये जो मेहरगढ़ का क्षेत्र है। बोलन का दर्रा पड़ता है यहाँ, जिस पहाड़ी इलाके से उस दर्रे को पार करके एक से दूसरे देश में आया जा सके। मेहरगढ़ संभवतः वो पहला स्थान था जहाँ पर लोगों ने जौ और गेहूँ को उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीख लिया था, क्योंकि वहाँ से हमें इस तरह के अवशेष मिले हैं। हमें अनाजों के अवशेष मिले हैं, हमें भेड़ बकरियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि, और वो आवासों के नज़दीक से मिले हैं, आवासों के अंदर से मिले हैं, यानी स्पष्ट है कि ये मनुष्यों के साथ रह रहे थे, मनुष्यों ने इन्हें पालना शुरू कर दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारी जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जिनमें जंगली जानवर भी शामिल हैं और वो पालतू जानवर भी, जिनको मनुष्य ने पालतू बनाना शुरू कर दिया था। इन मकानों में, इन भवनों में खास किस्म का पैटर्न है कि ये रेक्टेंगुलर हैं, आयताकार हैं, चतुर्भुजाकार हैं, और इनमें 4 या उससे ज़्यादा कमरे बने हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए चित्र से भी बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर 4 कमरे बने हुए हैं, और उनमें एक कमरा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर अवश्य ही जो अनाज वो उगाते थे उसको स्टोर करते थे, उसको सुरक्षित रखते हुए थे। इसके अलावा एक और बड़ा रोचक पहलू जो हमें मेहरगढ़ से जो पता चलता है वो ये है कि अपने मर जाने वाले लोगों के लिए, अपने जो उनके समुदाय के लोग थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी वो बहुत तरह के संस्कार किया करते थे। उनकी डेड बॉडीज़ को दफनाते थे, और दफनाने के साथ साथ बहुत सारा सामान भी उन डेड बॉडीज़ के साथ दफनाते थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी एक नया जीवन शुरू हो जाता है, और मरने वाला व्यक्ति अपने नए जीवन की शुरुआत जब करेगा तो उसको पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए अनाज और उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिस चीज़ों का इस्तेमाल वो अपने जीवित रहते हुए करता था। और ये बात स्पष्ट होती है जब आप वहाँ पर मिले हुए खुदाई के जो अवशेष हैं, जो कब्रें मिली हैं, उससे पता चल जाता है। देखिए दिए हुए चित्र में मनुष्य का कंकाल तो दिखाई ही दे रहा है, साथ साथ बकरियों के अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं, यानी ऐसा मान करके इस व्यक्ति को दफनाया गया है कि उसको मृत्यु के बाद भी इन बकरियों की आवश्यकता पड़ेगी। परलोक में मृतक को खाने के लिए इसको रखा गया है। तो इस तरीके से हम उस दौर के इतिहास के बारे में, इस दौर के समाज के बारे में, उसमें होने वाली गतिविधियों के बारे में जान पाते हैं। इन अवशेषों की मदद से, वहाँ मिलने वाले औजारों से, बर्तनों से हम इतिहास की पुनर्रचना कर लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपके बुक में। भारत के बाहर से बात करें तो यहाँ पर फ्रांस की चर्चा है। फ्रांस में भी गुफाएं मिली हैं जहाँ पर चित्रकारियाँ हैं, और ये चित्रकारियाँ लगभग, ये जो सारे पिक्चर्स बनाई गई हैं, ये चित्र लगभग 20,000 साल से लेकर के 10,000 साल पुराने हैं, और इन चित्रों को 4 स्कूली बच्चों ने ढूंढा था, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। इनमें जिन जानवरों को बनाया गया है उनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंसे, 12 सिंगे सूअर, इस तरह के बहुत सारे जानवर हैं। स्वाभाविक है कि फ्रांस में उस दौर में इस तरह के जीव जंतु थे, उनकी पहचान की गई थी और उन लोगों ने इसको बनाया था। इनको बनाने के लिए आयरन ओर
और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों के यानी मिनरल्स की भी जानकारी उन्हें हो गई थी। उनकी मदद से वो अलग अलग कलर दे करके इन चित्रों को बनाया करते थे, जानवरों के चित्रों को बनाते थे। ऐसा लगता है कई बार कि ये जो लोग थे फ्रांस में रहने वाले, ये उत्सव के दौरान, बहुत सारे फेस्टिवल मनाने के दौरान भी जानवरों के चित्र बनाते थे, या शायद कभी जानवरों का शिकार करने के लिए जब उन्हें बाहर जाना होता था तो किसी रिचुअल के तौर पर, किसी धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर इनको वो बनाते थे। यहाँ पर फ्रांस को जब हम देखें विश्व में, वो कहाँ पर है, ये विश्व का मानचित्र है। पश्चिमी यूरोप की जो जगह हैं, पश्चिमी यूरोप में हमें फ्रांस दिखाई देता है इस लोकेशन के आसपास। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। यूरोप के मानचित्र में ये जो देश है ये फ्रांस है। यहीं का उदाहरण दिया गया कि उसमें गुफाओं में चित्र मिले हैं और वो जो चित्र हैं उनको बनाने के लिए बहुत किस्म के खनिजों का उपयोग किया गया है। इसके बाद एक और उदाहरण दिया गया है तुर्की से, आजकल हम इसे टर्की कहते हैं। यहाँ से भी बहुत सारी पैलियो साइट्स मिली हैं, ऐसी बहुत सारे पुरापाषाण काल के साइट्स मिली जहाँ से अवशेष मिले हैं, यानी पुराने दौर में लोग यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि इस स्थान पर जो चीज़ें मिली हैं खुदाई में, वो वास्तव में वहाँ पर नहीं होती थी, वो कई सारे अलग अलग जगहों से लाई गई थी। यानी सीरिया से लाया हुआ जैसे चकमक पत्थर है, लाल सागर की लाई हुई कौड़ियाँ हैं और भूमध्य सागर की सीपियाँ हैं। हम मैप में ज़रा इसे देखें कि तुर्की कहाँ है। जब हम एशिया का मैप देखते हैं तो एशिया के ये हमारा देश भारत है, और भारत से हम पश्चिम में जाना शुरू करें तो बहुत आगे जाने के बाद हमें तुर्की यहाँ पर दिखाई देता है। दिस इज़ टर्की यहाँ पर। लेकिन इस टर्की में जो चीज़ें मिली हैं वो हमें मिली हैं सीरिया से, यानी इसके पड़ोस के देश से, जहाँ से चकमक पत्थर लाया गया। ये रेड सी है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों से इन स्थानों पर तुर्की में ये चीज़ें लाई गई थी पुरापाषाण काल में भी। इसका अर्थ है कि ये लोग व्यापार से संबंधित थे, आपस में चीज़ों का आदान प्रदान भी किया करते थे। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात ये भी कि इस दौर में पहिए का आविष्कार क्योंकि नहीं हुआ था, तो वो सारा सामान जो एक से दूसरे जगह पर ले जाया गया था, वो सारा सामान या तो वो खुद अपने कंधे पर, सिर पर लाद करके ले जाते थे, या तो जानवरों की मदद से ले जाया करते थे। इस प्रकार आपका ये जो सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री, ये कंप्लीट होता है। इस हमारे इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हमने पैलियोलिथिक साइट से लेकर के मेसोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट्स की बात की। हमने अलग अलग एजेस में पूरी स्टोन एज को बांटा। इंसान जो खेती बाड़ी कर रहा था, जो पशुपालन कर रहा था, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो इस बुक में इस्तेमाल किए गए हैं। आप इनको भी अपनी नोट्स में शामिल करेंगे और अपनी एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी इस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम आएगी आप मुझे अलग से संपर्क करेंगे। जिन डेट्स की चर्चा है, हमने बात की कि हमने पूरा क्लासिफिकेशन किस तरीके से करना है इस पूरी स्टोन एज का, तो उसमें अलग अलग समय अवधि दी हुई है, टाइम पीरियड दिया है। इस टाइम पीरियड को भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।